जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई आज आप लोगों को दोस्तों थंबनेल देखकर दोस्तों समझ में आ ही चुका है कि दोस्तों आज दोस्तों हम 25 जुलाई से आप लोगों से वादा किया था कि भाई कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों की सर RWA SSC GD 2025 की जैसे आपने बुक का सॉल्यूशन कराया है ठीक वैसे ही आप 2026 की भी बुक का सॉल्यूशन करा दो। आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। लगभग मेरे पास दोस्तों 500 प्लस कमेंट्स आ चुकी हैं सभी लोगों की एसएससी जीडी 2026 की बुक सॉल्यूशन को लेकर। तो भाई आज से हमने दोस्तों आपका सेशन स्टार्ट कर दिया है। नोटिफिकेशन भी दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा था। तो एक बार ना सभी लोग पहले तो सेशन से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे भाई। जितने भी दोस्तों एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी दोस्तों का एसएससी जीडी 2025 में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो भाई इस बार ना सिलेक्शन 100% आपको लेना है कैसे भी करके। तो अभी से दोस्तों तैयारी में लग जाओ। बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एसएससी जीडी 2026 की। और आप लोगों के पास अब तो एक सुनहरा मौका यह है कि दोस्तों आपको एसएससी जीडी 2025 की भी बुक का सॉल्यूशन तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और दोस्तों मैंने 2026 का भी स्टार्ट कर रखा है। अभी हम आपको रीजनिंग भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे, जीएस भी कराएंगे। अभी हम दोस्तों फिलहाल मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट रहेंगे वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ हमारा दोस्तों थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको कंप्लीट करेंगे पहले। तो भाई चलिएगा सेशन को शेयर कर दो भाई। क्लास का समय देख लो भाई, शाम को 5 बजे क्लास होगी। ठीक है भाई, इंडिविजुअल क्लास चलेगी। आपको हो सकता है कभी एनटीपीसी की भी क्लास दे दूं और कभी आपको एसएससी जीडी की। कोशिश करूंगा कि एसएससी जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं सबको रेगुलर क्लास में दे पाऊं। तो भाई आज हम दोस्तों अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपको जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इधर उधर के कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सारे आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और अभी तक दोस्तों इस बुक को यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप दोस्तों इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा। यदि बुक के लिए पैसे नहीं है तो भाई पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे कई महीने पहले ही दोस्तों मैंने ऑलरेडी चारों बुकों का फ्री में दे रखा है, तो जाके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, ये रोजगार वेद अंकित भाटी सर की हम न्यू बुक 2026 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आज हमारा मैथ का दोस्तों जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो है आपका नंबर सिस्टम। हम दोस्तों जैसे आपकी विषय सूची दी गई है उसी के आधार पर सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, जैसे 2025 का सॉल्यूशन किया वैसे इसमें करेंगे। तो हम दोस्तों कंप्लीट पेज बाय पेज बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रो देंगे आपको। तो आज के जो प्रश्न रखे हैं दोस्तों वो मैंने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना भाई, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलिएगा दोस्तों मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। कॉपी पेन साथ रख के बैठो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये आज पहली वीडियो है तो भाई पहली वीडियो में जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा दोस्तों आप लोगों ने सपोर्ट किया है। चलिएगा दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर दोस्तों संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो दोस्तों हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ से जो स्टार्ट करूँगा वो प्राइम नंबर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जानिएगा कि दोस्तों प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर को दोस्तों हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या अभी आपका बेसिक चलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में यदि आपको बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया, समझ लो आपसे एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन करके आओगे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की मैथ, एनटीपीसी की मैथ और एसएससी जीडी की मैथ में भाई बहुत अंतर है। एसएससी जीडी की मैथ आपको भाई बहुत अच्छे से मैं क्लियर कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको नंबर सिस्टम की एक एक बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यूनिट डिजिट क्या होता है, स्थानीय मान क्या होते हैं, जाति मान क्या होते हैं। अभी आपको सारे हम दोस्तों बेसिक पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा। यदि बेसिक क्लियर हो गया ना आप लोगों को, गारंटेड है कि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना 20/20 आपका स्कोर आएगा गारंटेड से। तो चलेगा अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि दोस्तों प्राइम नंबर से क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को कतई स्किप मत करना, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। देखिएगा प्राइम नंबर से बोले तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो यहाँ पे दिया गया कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना की जा सकें वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि आप इसे सिंपल भाषा में समझेंगे तो दोस्तों प्राइम नंबर यानी कि वो संख्याएं होती हैं दोस्तों या तो वो एक से बड़ी होगी या तो वो एक से बड़ी होगी
और दोस्तों या तो वो स्वयं के अलावा यानी कि अपनी ही संख्या के अलावा वो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यदि वो होगी तो वो तो या तो एक से विभाजित होगी या तो दोस्तों स्वयं से होगी, या तो एक से होगी या तो स्वयं से होगी, तो वो हमारी प्राइम नंबर से है। लेकिन एक और स्वयं के अलावा जो भी अन्य संख्याएं हैं उससे विभाजित नहीं होगी, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पे आपकी जैसे दिया है एग्जाम्पल, अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपको दिया गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। भाई भाग दे के देख लो, भाई भाग से ये कटेंगी नहीं, ये संख्याएं पॉइंट में जाएंगी, तो पॉइंट में जाने का मतलब ही नहीं है अभाज्य संख्याएं। तो भाई 19, 23, 29, 31, 37 है ना, ये सारी दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या यहाँ पर दी गई है अनंत तक। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये हमारी हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यदि मैं आपसे बोलूं कि दो हमारी कौन सी संख्या है, तो आपको सर दो तो हमारी सम संख्या है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर दो तो एक सम संख्या है। भाई दो एक सम संख्या जरूर है, लेकिन दो जो है हमारी सम संख्या होने के साथ साथ ये हमारी एक अभाज्य संख्या भी है। दो क्या है दोस्तों, दो हमारी सम संख्या तो है ही, लेकिन सम होने के साथ साथ ये दो हमारी अभाज्य संख्या भी है। यहाँ पे आपको लिख लेना है कि दो जो है ये हमारी दोस्तों सम संख्या भी है, या इसको दोस्तों सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं इसको। हमारी जो है ये सम अभाज्य संख्या इसको हम कहेंगे। ठीक है, दो हमारी सम भी संख्या आती है, अभाज्य संख्या होती हैं। सम संख्या क्या होती है भाई, जिसमें दो का भाग चला जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 है ना, ऐसे इन्फिनेटिव जिसमें दो का भाग चला जाए। बिल्कुल सिंपल भाषा में बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी आपकी अभाज्य संख्या हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए कि तो बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब यहाँ से ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, यदि आपसे बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कौन सी बताओगे, तो आपको सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। पहला पॉइंट तो आपका ये बन के तैयार हुआ। दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि बताएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों पूछ सकता है कि नहीं। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आपसे बोले, यहाँ से आप क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है आपको। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी भाई, देखो 2, 3, 5, 7 ये तो 1 अंक की है, तो सबसे छोटी 2 अंकों की कौन सी आ रही है, 11। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है दोस्तों, 11 है। तो ये हो गई 2 अंकों की। अब दोस्तों आपसे पूछ लीजिए कि बताएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये तो हमारी दोस्तों सबसे छोटी हो गई। अब आपसे क्या पूछेगा कि भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी। अब क्या बोलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी। अब जैसे आपसे ये बड़ी संख्या पूछे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या आप क्या बताएंगे, ये 11 है। इसके बाद दोस्तों आप देख लो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी नज़र आ रही है, तो आपको यहाँ से मुझे 97 नज़र आ रही है। तो हमारी 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी आएगी दोस्तों, 97। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, अब ये आप पता कैसे करोगे भाई, 97 भी आपको पता होना चाहिए कि संख्या हमारी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी आएगी, 11। 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 97। क्लियर। अब यहीं से दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि बताएगा कि 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, अभी पूछ सकता है ना। तो 3 अंकों की दोस्तों आपको क्या पूछेगी, छोटी संख्या। और 3 अंकों की बड़ी संख्या भी पूछ लेगा। 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और इसी के साथ दोस्तों 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो भाई छोटी अभाज्य संख्या पहचान सकते हो, तो छोटी हमारी कौन सी है 3 अंकों की, आप कहोगे सर 101। कौन सी है दोस्तों, 101। ये हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी कितनी आ गई, 101। अब यदि मैं बोलूँ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो बड़ी अभाज्य संख्या क्या आएगी, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या दी गई, 997। यहाँ पे आपको कितना दिया गया दोस्तों, 997। तो कितनी हो जाएगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगी हमारी 997। ऐसे ही दोस्तों आपसे 4 अंकों की पूछे, तो 4 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा, तो 4 अंकों की आप कौन सी बताओगे, तो भाई 4 अंक वाली देख लो। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो कितनी है दोस्तों, 1009 है। भाई 1009 आ गई ना, तो 4 अंकों की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1009। ये तो होगी सबसे छोटी। अब यहीं से आप इसकी बड़ी संख्या भी निकालोगे 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, 9973, क्योंकि फिर आगे 5 अंक आ जाएंगे। तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी, 9973। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं। ये मेरे समझाने का एक बेसिक सा तरीका था, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे आपको बताना चाहिए कि दोस्तों प्राइम नंबर्स बिटवीन, ठीक है। अब जानिए कि दोस्तों कि प्राइम नंबर्स के बिटवीन क्या होते हैं। भाई देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 to 10 इज 4 एंड देयर सम, मतलब 1 से 10 तक के, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। तो भाई 1 से लेकर 10 तक के यदि आप प्राइम नंबर्स निकालो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले ये जानो कि भाई यहाँ पे देखो इन्होंने इतना तो बोल रखा है कि 1 से लेकर 10 के बीच आपकी 4 अभाज्य संख्या होती है ना। तो 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। भाई आपको देखो सबसे छोटी कौन सी होती है, हमारी 2 होती है। फिर कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। 2 3 5 और फिर कितना हो गया आपका 7, यही तो होती है। तो 2 3 5 7 ये हमारी कौन सी होगी, 4 संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो इनको आप जोड़ दोगे तो 3 2 5 और 5 5 10 और 10 7 17, तो इनका जो टोटल योग आएगा वो कितना आ गया दोस्तों, हमारा 17 आ गया। इनको जोड़ने पर हमें दोस्तों कितना मिलेगा दोस्तों, 17 मिलेगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपसे बोला है कि 1 से लेकर 50 तक के, तो 1 से लेकर 50 तक के जो आपके प्राइम नंबर्स हैं वो आपके कितने होंगे दोस्तों, 15 होंगे। और उन 15 प्राइम नंबर्स को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी सम कर देना। तो कितना आपको मिलेगा दोस्तों, 328 मिल जाएगा। ठीक है ना, कर सकते हो ना, इसमें कोई समझने वाली ज़्यादा बात है नहीं। पहला पॉइंट आपको समझा दिया, कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आपसे बोलेगा कि 50 से लेकर 100 तक के, तो 50 से 100 तक के प्राइम नंबर्स कितने होंगे भाई, 10 होंगे। कितने होंगे भाई, 10 होंगे। उनका आपको टोटल योग कर देना है। तो आपको दोस्तों यहाँ से कितना मिल जाएगा, 732 मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक के, तो यदि आपसे बोले कि भाई 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 100 संख्या के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आप कहोगे सर 25 प्राइम नंबर्स होंगे। तो 25 प्राइम नंबर होंगे। यदि मैं उसका सम पूछूं, उनका टोटल योग पूछूं, तो कितना होगा, तो उसको आपको सबको जोड़ना बताना होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1060। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, इसको रट लो आप लोग। ठीक है, 10 60 रट लो। ये जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या का योग पूछ लेता है, ऐसे ही इसको रट लो। आप कहो तो सच सारे रट लो, भाई सारे रट लो, अच्छी बात है। भाई 1 से लेकर 200 तक के कितने होंगे, तो 200 तक के आपके 46 होंगे। और 46 अभाज्य संख्याओं का दोस्तों जो सम होगा वो कितना होगा, 4227 होगा। ठीक है। यहां से जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सेम टू सेम यही डिप्टो कॉपी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। 1 से 10 तक की बताइएगा अभाज्य संख्या का योग, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या का योग बताइएगा, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइएगा। ठीक है ना, तो निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक पॉइंट नोट करके दिया गया है कि ये तो मैंने आपको भाई बताया भी था कि 2 जो है वो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और दोस्तों यह एकमात्र सम संख्या, सम अभाज्य संख्या है। और हम दोस्तों 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था। क्लियर, इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम, यानी कि जिसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ये दोस्तों एक ऐसी संख्या है जिसके में दोस्तों में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ना हो। यानी कि दोस्तों कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि दोस्तों एक के अलावा यानी एक के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपका 2 है और 3 है ना, यहाँ पे 2 संख्याएं दे देगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 किससे कटेगा, तो ये 2 और 3 दोस्तों ये 1 से ही कटेगा। भाई 2 भी 1 से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा, यानी एक के अतिरिक्त कोई भी दोस्तों कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होगा। 5 9 की बात करोगे तो दोस्तों 5 और 9 दोस्तों किससे कटेगा तो 1 से ही कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। यानी कॉमन फैक्टर में एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। 11 13 भी दोस्तों आपका 1 से कटेगा, 16 25 भी दोस्तों आपका 1 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ये आपका क्या होगा, एक के अतिरिक्त दोस्तों कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यानी कि जिसमें एक के अतिरिक्त कॉमन फैक्टर ना हो वो हमारा दोस्तों को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या होगी। अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। तो हम इसमें दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 16 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों दो का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट, यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 से कोई हो, 8 में से कोई भी यदि, यानी कि आपकी जो संख्या होगी केवल यही होंगी, यही 5 संख्या होंगी, या तो 0 हो या तो 2 हो या 4 या 6 या 8 हो, इनमें से यदि कोई है तो वह संख्या दोस्तों 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी संख्या आपको दी गई है, यदि उसमें इकाई अंक या तो 0 दे दे या 2 दे दे या 4 दे दे या 6 दे दे या 8 दे दे, तो समझ लो 100% श्योरिटी रहती है वहाँ पे कि वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ना भाई बहुत आसान है, बस इतना याद रखो भाई 0 2 4 6 8 यदि इकाई अंक मिल गया समझ लो वो 2 से
चला जाएगा भाग इसमें। अब एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल है कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे 12 है तो 12 में दोस्तों इकाई अंक 2 है, 16 है, 16 में इकाई अंक 2 है, 50 में इकाई अंक 0 है। तो देखो 2 है, 6 0 है ना, फिर इसमें 4 आ गया, फिर इसमें 6 आ गया, ऐसे आपको आगे 8 भी मिल जाएगा, तो वो भी आपका 2 से विभाजित है, जैसे 2008 है। ठीक है, तो यानी कि वो 2 से आपका विभाजित होना चाहिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे आता है हमारा दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए तथा जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो, तथा जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हैं। यानी कि दोस्तों जो अंतिम 2 डिजिट होंगे, यानी इकाई और दहाई, इकाई का अंक और दहाई का अंक, वही तुम्हारे अंतिम 2 डिजिट होते हैं। तो वो 2 डिजिट या तो 4 से विभाज्य हों या तो डायरेक्टली वो शून्य हो जाएं। जैसे आपका यहाँ पे देखा है 93, 17, 48, यहाँ पे देखो 48 यानी कि आपके 2 डिजिट हैं। यदि ये 2 डिजिट आपके 4 से यदि विभाज्य हो गए तो समझ लो इसका में 4 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 चौको 48। तो ये तो आपका कट सकता है 4 से। ऐसे ही 4 से ये भी आपका भाग चला जाएगा, 4 और 4 चौको, 4 एकम 4, 4 चौको 4 एकम 4, 4 सिंह 24, 16 चौको 64। 4 से ये भी कट जाएगा, 4 चौको 16, और 4 से आपका ये भी कट जाएगा, 13 चौको 52। और यहाँ पे आपका 2 जीरो तो ऑलरेडी है ही, तो ये भी आपका 4 से भाग दे सकते हो, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि ये भी आपका 4 से कैसा है, विभाज्य है। यानी कि ये हो गया हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ये कहता है कि भाई अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए या अंतिम 2 अंक शून्य हो। बात समझ में आ गई हमारा। यहाँ से दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। भाई लास्ट के 3 डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा, भाई लास्ट के 3 डिजिट ना वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे आपका 512 है तो 64 अट्ठे 512 होता है, तो भाई आपका कट जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपका 072 है, यानी 3 संख्या है तो 8 ने 72, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। 352 है दोस्तों, ये भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 2 4 8 का समझ में आ गया आपको डिविजिबिलिटी रूल। 2 का क्या कहता है कि अंतिम या इकाई अंक 0 2 4 6 8 है, तो दोस्तों वो अंक हमारा 2 से विभाजित होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या दोस्तों 2 अंक शून्य हों। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 16 का डिविजिबिलिटी रूल। 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। तो लास्ट के दोस्तों जो भी 4 डिजिट होंगे वो हमारे दोस्तों किससे विभाज्य होंगे, वो हमारे 16 से विभाज्य होंगे। तो वहाँ पे आपका 16 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। है ना आसान। भाई मैं आपको देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना भाई। एग्जाम में दोस्तों करके आना, सिलेक्शन हर बार हर हाल में लेना है आपको इस बार। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि आपको 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया कि वो 16 से अंतिम 4 अंक डिवाइड होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9। अभी हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 4 का पढ़ा, 6 का पढ़ा और किसका पढ़ा था, 16, 8 का, 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा और 16 का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों का टोटल जो योग होगा ना वो 3 से विभाजित होगा। जानते हो कैसे, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया 2910। अब 2910 आपकी ये संख्या है, ठीक है। अब इसका योग आपसे निकालने के लिए पूछेगा, तो योग आप कैसे निकालोगे भाई। योग के लिए इन सभी को आप जोड़ दोगे। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है 2 + 9 + 1 + 0, तो आपने जैसे इसको जोड़ा तो इसका आप टोटल योग कितना निकालोगे, तो 9 2 11 और 11 1 12, तो कितना आ रहा है दोस्तों, ये आपका आ गया 12। और 12 ये किससे विभाजित है, तो आप कहो सर ये 3 से विभाजित हो जाएगा। भाई 3 चौको 12 कट जाएगा, यानी कि को ऐसा हो गया दोस्तों, ये आपका पूर्णतः विभाज्य हो गया है। कैसे हो गया दोस्तों, पूर्णतः विभाज्य हो गया, या आपका कैसा है 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो कि 60 504 है। अब भाई 60 504 में आपको यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसमें भी आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। भाई क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो भाई 60 504 इसका योग निकाल दो, तो 6 5 11 और 11 4 होता है 15, और 15 में जैसे ही आप 3 का भाग करोगे तो 3 5 15, 5 बार कट जाएगा, यानी कि ये भी दोस्तों आपका 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है।
3 से दोस्तों आपका ये भी पूरी तरीके से कैसा है, विभाज्य है। तो जब ये 3 से विभाज्य है तो ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यदि 3 से विभाज्य हो गया तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होता है तो दोस्तों वहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। जैसे संख्या है आपके सामने 5, 3, 2, 4, 3, 1, तो इनके अंकों का भाई मतलब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है भाई सेम टू सेम आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। बस अंतर इतना रहता है कि उसमें हम 3 का भाग देते थे, इसमें हम 9 का भाग देंगे, बस क्लियर हो गया। यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। अंतर इतना है कि इसमें हम 3 का भाग देंगे योग में और इसमें योग में 9 का भाग देंगे, ठीक है। बस पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो 5, 3, 8, 2, 10 और 10, 4, 14, 30, 17, 1, 18। तो इसका योग कितना आया दोस्तों, 18 है। और 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 से काट दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 9 दूनी 18। तो ये भी कैसा है दोस्तों हमारा, ये भी हमारा पूर्णतः विभाज्य है। बात समझ में आ गई। हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होता है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट, अगला आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 और 25। अब यहाँ से दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल देखो भाई। तो 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल आप कह रहा है कि 5 का, सबसे पहले 5 का पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आई। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या 5 है, या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है भाई। 5 का डिविजिबिलिटी रूल पहले समझो। अंतिम अंक की बात हो रही है, अंतिम अंक या तो दोस्तों 0 हो या अंतिम अंक 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। भाई सीधी सी बात है, तो ये ऑलरेडी 5 से विभाजित हो जाएगा, इसमें तो नो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वो 0 से भी, यानी कि लास्ट के अंक की बात कर रहा है, तो यानी अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब आपके सामने कोई भी संख्या दी जाए, यदि उसमें अंतिम अंक 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो समझ लो वो 5 से विभाजित है। अब इसी प्रकार से 25 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक या तो 25 से विभाजित हो या दोस्तों 0 हो। यानी कि दोस्तों 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के जो अंक हैं या तो 0 हो, अंतिम 2 अंक, तो 2 अंक 0 होंगे तो यानी कि 0 और 0। अब जब अंतिम 2 अंक 0 होंगे या 25 से विभाजित हो, या दोस्तों किससे विभाजित हो, 25 से विभाजित है, या तो 2 अंक 0 हो या 25 से विभाजित है, तो दोस्तों वहाँ पे आपका 25 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। भाई कैसे, जैसे आपका 125 है तो 125 जैसे आपका यहाँ पे दे दिया इन्होंने, 125 है, 15, 625 है, 100 है, 700 है, तो भाई यह तो आपका डिवाइड हो जाएगा। ये तो भाई आपका ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। भाई किससे होगा, भाई 25 से विभाजित कर दो। भाई 25 से भाग करोगे तो भाई कितनी बार जाएगा, 25 पंचे 125, 25 से काटोगे तो भाई 25 चौको 100, 25 से इसको काटोगे 25 दूनी 50, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, ये भी 25 से कट जाएगा, इसको भी आप 25 से काटोगे तो ये भी काट सकते हो। 25 छिक्का 150 और 25 25 हम 625 कट गया। यानी कि 25 से कैसा है दोस्तों, ये हमारा विभाजित है। बात समझ में आ गई, क्लियर। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया और 25 का भी। 25 का क्या है कि अंतिम 2 अंक 0 हो या वो 25 से विभाजित हो, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो अंतिम अंक 0 या 5 से विभाजित हो। क्लियर, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। अगला है हमारा दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। एक एक डिविजिबिलिटी रूल भाई मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें माइंड में सेट करते चलो। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना भाई, सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, तो भाई देखना आप लोग कितनी फास्ट आंसर दोगे आप लोग। सबसे पहला आंसर आप लोगों का ही आएगा यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया। डिविजिबिलिटी रूल 7, यदि कोई संख्या किसी अंक को 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, यानी पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेड, यानी कि पुनरावृत्ति से बनी हो, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुनरावृत्ति से बनी हो या 2 अंकों की संख्या। यहाँ पर लगता है कहीं पे मिसप्रिंट होगा, मैंने कोई दूसरा पेज यहाँ से ले लिया, 1 मिनट में चेक करता हूँ इसको। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ये डिविजिबिलिटी रूल 7 है, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल 7 ही है भाई, मैं कहूँ डिविजिबिलिटी रूल 11 आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल 11 आपका ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानो कि डिविजिबिलिटी रूल 7 क्या है। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल 7 में है कि यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, यानी कि वो 6 बार रिपीटेड हो,
या 2 अंकों की संख्या को 3 बार पुनरावृत्ति से बनी हो या 3 अंकों की संख्या की 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या दोस्तों हमारी 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। इसको समझ लो अच्छे से। कैसे? देखो, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि दोबारा से उसको फिर से रिपीट करके इन्होंने लिख दिया। जैसे आपसे यहाँ पे देखो संख्या दी गई है, 6 बार दी गई है, 4 4 4, इसको कितनी बार लिखा गया है? 6 बार लिखा गया। तो इसको क्या किया गया? पुनरावृत्ति की गया है। तो इसका मतलब है कि आपकी 7 से विभाजित है। 7 से ये 100% विभाजित है। अब ऐसे ही आप दोस्तों यहाँ पे देखो 6 बार 9 9 9 लिख दिया, यानी इसमें क्या हो रही है? 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 3 2 3 2 3, इसमें क्या है दोस्तों? 2 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कैसे? 23 23 23, तो यहाँ पे 2 अंक हो गए जिसमें 23 23 23 की पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे ही दोस्तों 87 87 87, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। अब जैसे 541 541 आ गया, इसमें दोस्तों कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? तो आपको सर इसमें हमारे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है? 3 अंकों की। अब ऐसे ही 623 में इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 अंकों की। यानी कि जिसमें दो 1 या 2 अंकों की संख्या की या 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, तो वो 3 अंकों की संख्या को 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वो संख्या आपकी 7 से पूरी तरीके से विभाजित है। हमेशा आपको इतना याद रखना है, जो भी आपके जो डिजिट हैं रिपीटेड हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, वो आपकी 7 से डिवाइड होगी। अगला है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहता है कि किसी संख्या के विषम, विषम यानी कि ऑड, ठीक है ना, ऑड और सम, इवन और सम, इवन ऑड स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणा जो होना चाहिए, वहाँ पे दोस्तों हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बताएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होना है, कह रहा है जैसे आपका लिखा है 2574, तो 2574 कह रहा है कि किसी संख्या की विषम, तो वही विषम और सम। तो देखो विषम और सम, तो यहाँ पे दोस्तों विषम संख्या देखेंगे तो कौन सी है? तो विषम और सम को कह रहा है कि है ना, स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो। कितना होना चाहिए भाई? 0 या 11 होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप आपकी संख्या दी है 2574, ठीक है, इसमें आपको एक विषम संख्या लेनी है, एक सम लिखनी है। ठीक है, उसके योग का अंतर आपको करना है। योग का अंतर या तो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो वो दोस्तों वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लागू होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे आपका है 2574, तो मैंने यहाँ से एक आपका पहले उठा लिया दोस्तों सम, फिर इसके बाद उठा लिया दोस्तों आपका विषम, है ना। तो यानी कि इसको मैंने जोड़ा तो कितना हो गया? 7 2 9, और इसको मैंने यहाँ से ले लिया विषम और एक ये ले लिया सम, तो 5 4 9, और 9 माइनस 9, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 0। तो यानी कि आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ऐसी आपकी ये संख्या दी गई है, इसमें किससे लेंगे? तो 2 आ गया हमारा, 2 से 6 आ गया, और 6 से हमारा 4 आ गया, 4 से हमारा 3 आ गया। भाई इनको जोड़ दिया मैंने, तो 6 2 8, 8 4 12, और 12 3 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 15। माइनस अंतर लगाना तो माइनस हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 5 13, और 13 और 2 कितना हो गया? 15। तो देखो 15 माइनस 15 हमारा कितना आ गया? यहाँ पे भी 0 आ गया। यानी कि इसमें भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि ऑड इवन ऑड का आपका चलेगा, जिसका योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 होगा या 11 है। आपको बस इतना याद रखना है, 0 या 11 है, बस डिविजिबिलिटी रूल हमारा 11 कंप्लीट हो जाएगा। अगला आता है हमारा दोस्तों कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 और 13। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, आइए जानते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। भाई देखो, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल की यदि बात करें, जैसे कि आपका यहाँ पे है ए बी, यानी कि 101 से विभाज्य है, तो 65 इंटू 101, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला दोस्तों? 6565 मिला। तो 6565 ये क्या है दोस्तों? यही हमारे ए और बी के मान होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके दोस्तों ए बी सी यहाँ पे आपके 3 अंक हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे 2 अंक थे ए बी और ए बी, यहाँ पे ए बी सी हैं। तो ये आपका 1001 से विभाज्य, जैसे आपका, जैसे अभी मैंने आपको पिछला बताया था, पिछला कहाँ गया आपका? ये था जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 था ना, बस यही है आपका, सेम है डिविजिबिलिटी रूल 7 11 13। ये तो सेम रिपीटेड है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें देखो 4 4 6 0 4 6 आ गया, फिर आगे आपका 0 आएगा, तो फिर 4 6 आपका 0, इस प्रकार से चलेगा आपका। ठीक है, तो यह भी आपका दोस्तों सेम है। मैंने अभी आपको 7 11 13 बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका रिपीटेड करके दे दिया गया। अब इन्हीं से दोस्तों हम डिविजिबिलिटी रूल से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, 5 6 7 8 9, यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित हैं। अभी इन प्रश्नों को आप लोग करोगे और देखना भाई आप लोगों का आंसर कितनी फास्ट आए। अगला है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम शेषफल प्रमेय।
देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है दोस्तों, भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो भाई आप सभी ने पढ़ा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस हमारा क्या होता है शेषफल। भाजक किसको कहते हैं भाई, भाजक ये होता है हमारा, ठीक है, ये भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है जो अंदर संख्या लिखी होती है, और यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं वो भागफल, और जो नीचे हमारी संख्या आती है उसको बोलते हैं शेषफल। और शेषफल हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे नोट करके दिया है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल जो भाजक भाजक क्या है, यहाँ पर 16 है हमारा, तो 16 से ये छोटा होगा शेषफल। कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जैसे आपका है 16 पंच 80, शेषफल आ गया हमारा 5, तो ये 5 जो है ये हमारा शेषफल होगा जो कि भाजक से छोटा होगा। बात समझ में आ गई, इसमें को बिल्कुल आसान था। आगे आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग। जैसे जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, कि एन की पावर एम और n-1 से भाग देने पर शेषफल दोस्तों आपको सदैव 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से n की पावर m को यदि n+1 से भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा, यदि m एक सम संख्या है। अभी देखो एग्जाम्पल कराएंगे, अभी तो आपको सिर्फ इसमें चीज़ें हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद है कि यदि n की पावर m को हम n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव हमें दोस्तों कितना मिलेगा, n मिलेगा। लेकिन यदि m दोस्तों एक विषम संख्या है, यदि यदि हमारी विषम संख्या होगी तो हमें दोस्तों शेषफल n मिलेगा। यदि m एक सम संख्या निकल के आ गई तो दोस्तों हमें वहाँ पर सदैव भाग शेषफल 1 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं, यूजफुल रिजल्ट्स ऑन डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, यानी बीजगणितीय फलनों के विभाजन के महत्वपूर्ण परिणाम। इनमें से दोस्तों आपके वही हैं जो मैंने अभी आपको ये बताए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने की। बाकी आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा, अब जब पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब यदि आप चाहो तो इनके एग्जाम्पल सीधी मैं बात करता हूँ, जैसे आपका ये शेषफल प्रमेय था ना, शेषफल प्रमेय, जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा आपका इस तरीके से, जैसे दोस्तों यदि आप इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि 13 की पावर 51 माइनस का 8 बटे में 12, तो ये 12 के इसमें जब आप भाग दोगे तो कैसे करेगा, तो 12 से इसमें आप 13 को भाग दोगे, तो ये 12 से आपको इसमें जब 13 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 12 एकम 12 एक बार जाएगा, यानी तो इस ये हो जाएगा हमारा 1 की पावर 51 और माइनस का आ जाएगा आपका 8 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 12। अब भाई आप एक चीज़ बताओ, 1 की पावर चाहे 51 कर दो, चाहे 100 कर दो, चाहे 1000 कर दो, वो एक ही रहेगा हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 8 और बटे में कितना आएगा 12। ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों माइनस का 7/12। आपने जानते हो कि भैया हमारा कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है, कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता। तो हमें शेषफल निकालना है, तो भाई शेषफल निकालने के क्या कर देंगे दोस्तों, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो भाई 12 माइनस का 7 कर दीजिएगा। तो 12 माइनस 7 करोगे तो दोस्तों हमारा जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, r बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं भाई आगे। अब आगे हमारा आता है यूनिट डिजिट, ठीक है। अब पढ़ेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट यानी कि हमारा होता है इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक क्या है भाई, देखो इकाई अंक क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है क्या है, 0 1 5 6, नो चेंज इन यूनिट डिजिट। सेकंड दिया है आपको 2 3 7 8। साइक्लिस्टी चेक करते हैं, अतः इनमें दोस्तों साइक्लिस्टी 4 होती है। यानी कि दोस्तों हमारा इकाई अंक दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक करना होगा भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक। इकाई अंक हमारे क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग से जो इकाई अंक स्टार्ट होता है वो हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। अब देखिए इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने का तरीका क्या भाई, आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जैसे 168 की पावर 125 है, तो भाई जैसे आपको यहाँ पर दिया गया 168 की पावर 125 है, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसमें पता ना कि इसका इकाई अंक क्या होगा भाई। अब क्या आप 168 की गुणा 125 बार तो करोगे नहीं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना है आपको, आपको जो इसकी पावर दी गई ना, ये पावर आपको 125, इसमें आपको किसका भाग देना है, हमेशा आपको 4 का भाग देना है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा, विशेष ध्यान। इसमें आपको क्या करना है, 125 में आपको 4 का भाग देना है। तो जैसे ही आप दोस्तों इसमें 4 का भाग दोगे, किस में दो ना भाई, इसके अंतिम 2 अंक में, इसमें अंतिम 2 अंक में भाग देना भाई 25 में, ठीक है, ना कि 125 में। किस में भाग दोगे, 25 में, 2 अंक में। तो 25 से आप 4 का भाग दे दो भाई, कितनी बार जाएगा, 4 6 24, तो यानी रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 1 बचा है। तो जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो कितना बचा है दोस्तों, हमारा 1 बचा है। तो ये जो रिमाइंडर 1 होगा वो उसकी घात उतनी ही होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 168 की पावर 1। तो भाई 168 की पावर 1 है, तो इकाई अंक हमारा कितना होगा, इकाई अंक हमारा 8 ही होगा। इकाई अंक कितना होगा, तो हमारा इकाई अंक 8 ही होगा, और यहाँ पे आपका 8 ही दिया गया है, ठीक है। अब बाकी आपके 4 9 ऑड विषम इवन ये घात जो पावर देखते हैं, इनके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको
आगे क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। अब आइए जानते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है? भाजक। अभी ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसमें दोस्तों जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको भाजक समझ में आएगा। वैसे तो आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और शेषफल होता है, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम, ये सभी आपके क्वेश्चन पे समझ में आएंगे, ठीक है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। आप सबसे पहले जानते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जाति मान, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ से मैं बात करता हूँ दोस्तों प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू की बात करें यानी कि स्थानीय मान, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि आपकी संख्या दी गई है 65,412 में स्थानीय मान आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्थानीय मान किसका निकालना है? स्थानीय मान आपको निकालना है 65,412 का, ठीक है। आपको यहाँ पे 65,412 का स्थानीय मान निकालना है। तो भाई निकालेंगे तो यहाँ से दोस्तों ये तुम्हारा स्थानीय मान जैसे बचपन से निकालते आए हैं, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 ही रहेगा हमारा। ये कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हमारा यहाँ से यदि 1 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो 2 किस में गुणा करोगे तो आपका 2 ही आएगा, ठीक है। अब आपने इसे 1 की कर दी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 4 से कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? सर ये हमारा 5,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको कर दोगे तो ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000। ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना, कि 2 गुणे 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 10, है ना। फिर आप कहोगे 4 गुणे 100, फिर 5 गुणे 1,000, फिर 6 गुणे 10,000। तो ऐसे करके दोस्तों आपका ये आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें गुणा भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत ना है। इसको तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों हो गए स्थानीय मान। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आते हैं जाति मान, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब यहाँ से पता करेंगे जाति मान। संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना ही मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे संख्या दी गई 65,412, तो 65,412 में जो एफ वी यानी कि जो फेस वैल्यू है, तो 65,412 का जाति मान यही होगा। यानी कि इस संख्या का जाति मान, किसी अंक का जाति मान वही स्वयं संख्या होती है, यानी उसका अपना ही मान दोस्तों होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई बता दो कि 65,412 का जाति मान क्या है, एफ वी फेस वैल्यू क्या है, तो भाई आपको सर उसका मान अपना ही होता है। तो 65,412 का जाति मान दोस्तों क्या होगा? दोस्तों वही होगा, ठीक है। जाति मान कितना होगा दोस्तों? तो आपको सर इसका जाति मान वही होगा। जैसे आपका 65,412 है तो इसका आपको जातिमान निकालना है। तो जैसे आपको जातिमान किसका निकालना है? 65,412 में। तो 65,412 में जातिमान जैसे आपको बोला गया 6 का निकालिएगा, तो 6 का जातिमान कितना होगा? तो 6 का जातिमान 6 ही होगा। और यदि मैं आपसे बोलूँ भाई इसमें निकाल दो 2 का जातिमान, तो 2 का जातिमान 2 ही होगा। 5 का जातिमान निकालो तो 5 का जातिमान 5 ही होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि कहने का मतलब है कि किसी अंक का जातिमान उसका अपना ही मान होता है, वही उसका जातिमान होता है। बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन। अब यहाँ से दोस्तों आपके क्या होंगे स्टार्ट? अब यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होंगे भाई, ठीक है। चलिएगा तो सबसे पहला हमारा टाइप आता है दोस्तों फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जो कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके सारे बेसिक पॉइंट मैंने सारे बता दिए, आधे घंटे में बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि संख्या 2843 में 8 और 4 का स्थानीय मान के बीच का क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपकी संख्या क्या है दोस्तों? 28 है और कितनी है? 43 है, ठीक है। संख्या हमारी क्या है दोस्तों? 28 है और 43 है। यहाँ पे हमें बताना किसका है? हमें यहाँ पे 8 का बताना है और 4 का बताना है। ये तो भाई बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी आप लोगों की। भाई 4 का कितना होगा? भाई ये तो आप निकाल सकते हो। भाई 4 का इकाई है तो 4 का कितना हो जाएगा? आपने निकाल दिया सर, 40 हो जाएगा इसका। 8 का कितना हो जाएगा? भाई 8 का सैकड़ा है तो यानी 800 हो जाएगा। हमें इसका क्या बताना है? अंतर बताना है भाई। इन दोनों के बीच का क्या बताना है दोस्तों? आपको अंतर बताना है भाई। माइनस कर दो सीधे, माइनस कर दोगे भाई आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई आपको? सर ये हो जाएगा हमारा 800 और माइनस का 40, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बराबर 760। कितना आएगा मेरे दोस्त? 760 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई सबको समझ में आ गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन मतलब दिया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे क्या बोला है कि संख्या दी गई है 149392 में हमें 9 का स्थानीय मान का अंतर पूछा है। मतलब 9 के स्थानीय मान का अंतर बताना है हमें। यहाँ पर जो बताना है 9 के स्थानीय मान का, ठीक है। यहाँ पे आपको संख्या लिख लेनी है। संख्या आपकी होगी 149 और फिर आपका 3 और 92, ठीक है। यहाँ पर हमें दोस्तों किसका बताना है? 9 का ही बताना है, ठीक है। 9 का बताना है, 9 के स्थानीय मान का। तो ये तो भाई आप निकाल सकते हो भाई। कैसे? देखो
यहाँ पे जैसे 9 है ना, तो भाई सबसे पहले 9 का ही निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 से किसी से मतलब नहीं, केवल 9 का बोला तो 9 से मतलब है हमें, यहाँ से 9 से मतलब है, यहाँ से 9 से मतलब है। तो 9 का यहाँ से कितना होगा, ये तो हमारा 2 रहेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 900 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 9000, ये कितना हो जाएगा 9000। हमसे बोला है इसके बीच का अंतर, तो भाई अंतर के लिए क्या करना भाई, इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। भाई इससे माइनस कर दो भाई, इससे ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9000, और माइनस का कितना कर दोगे भाई 90, तो भाई माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8910। कितना आएगा भाई 8910 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाला विकल्प हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सबको, चलिएगा बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। देखो आप लोगों के आंसर बिल्कुल सटीक आ रहे हैं, जैसे आप लोग दे रहे हो भाई, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो भाई आप लोग। एक बार ना क्लास को शेयर भी तो कर दो भाई, आप लोगों के कहने पर मैंने एसएससी जीडी की बुक का सॉल्यूशन किया, और भाई शेयर नहीं कर रहे हो भाई आप लोग, है ना। शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारे बच्चे जुड़ेंगे पुराने जितने भी दोस्तों एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। संख्या आपके सामने दी गई, इसमें बोला है कि अंक 6 के स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर, मतलब 6 का स्थानीय मान भी बताना है और जाति मान के बीच का अंतर आपसे पूछा है। भाई देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको दोनों बतानी है। संख्या आपकी दी गई है, संख्या आपकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 है, 2 हो गया, 6 है, 3 है, और आपका 8 और 1 है। यहाँ पर हमें किससे बात करनी है, हमें यहाँ पर किसी से बात नहीं करनी, केवल 6 से बात करनी है, केवल 6 को पकड़ो। तो भाई 6 को पकड़ेंगे तो 6 की सबसे पहले स्थानीय मान निकालो, तो 6 का स्थानीय मान कितना आएगा, इकाई दही सैकड़ा हज़ार, यानी इसका स्थानीय मान कितना आएगा, इसका आ गया हमारा 6000। कितना आ गया भाई 6000 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका जाति मान निकालना है, तो 6 का जाति मान मैं आपसे बोलूँ, 6 का फेस वैल्यू क्या होता है, तो 6 का फेस वैल्यू वही संख्या ही उसका मान होती है, तो उसके बीच का अंतर। तो दोस्तों ये तो हमारी आ गई क्या, ये आ गया दोस्तों हमारा प्लेस वैल्यू, यानी कि ये आ गई हमारी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। अब हमें इसका क्या निकालना है, जाति मान, तो इसका जाति मान वही संख्या स्वयं होती है, तो इसका दोस्तों यहाँ से निकालेंगे फेस वैल्यू यानी कि इसका जाति मान। तो 6000 में से आपको क्या करना है दोस्तों, 6 माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई 10 में से 6 जाएगा 4, देख लो इकाई अंक 4 किसके पास है, एक ही ऑप्शन है भाई 5994, दैट्स सॉल्व, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5994। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, कैसे आपको समझना है। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 49.247 की संख्या के दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान और बाईं ओर के 4 के स्थानीय मान का कितना गुना है। भाई देख रहे हो अब क्वेश्चन ना एग्जामिनर अब घुमाने लगा है आप लोगों से, क्वेश्चन अब ना घुमाने लगा। भाई देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिखना है, संख्या आपकी दी गई है, संख्या आपको दी गई दोस्तों 49.247, ठीक है ना। इसमें से कह रहा है कि दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान बताना है। अब भाई देखो दाईं ओर से तो इकाई दहाई, तो दायां ये हमारा होता है दायां, ठीक है, ये होता है हमारा दायां, और ये होता है हमारा बायां। भाई काफ़ी लोगों को यही पता नहीं कि दायां बायां कहाँ है, तो भाई समझ लो ये दायां होता है, ये बायां होता है। तो सबसे पहले दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान, तो यहाँ से हमारा 4 का स्थानीय मान कितना हो गया आपको सर, ये हो गया हमारा 40। 4 का स्थानीय मान हमारा यहाँ से कितना आ गया मेरे दोस्त, 40 आ गया। अब कह रहा है कि बाईं ओर के 4 के स्थानीय मान, तो बाईं ओर से 4 का स्थानीय मान इसका निकालो। अब भाई इसका आपको स्थानीय मान निकालना है, इसका, ठीक है। तो बाईं ओर से इसका स्थानीय मान आपको निकालना पड़ेगा, तो इसका कितना आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका है दशमलव, तो दशमलव की इधर बाद आपका 4 है, जब इधर बाद 4 है तो कितने अंक बाद है, दशमलव के 1 अंक, क्योंकि 9 भी है, इसके बाद 4 है तो कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो ये इसका दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, इसका मान हमारा कितना आएगा, तो ये आएगा पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे 04 आ जाएगा। भाई यहाँ पे एक संख्या के बाद है ना 4, तो यहाँ पे 04 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको आपको क्या करना है, इससे भाग दे देना। तो हमसे बोला स्थानीय मान का कितना गुना है, तो भाई गुना ही तो निकालना, भाई इसमें भाग दे दो आप सीधे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 और बटे में आ जाएगा आपका 0.4। मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर दोस्तों इसमें एक 0 बढ़ जाएगी कि नहीं, भाई बिल्कुल बढ़ेगी भाई। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये कितना हो जाएगा, और ये हाँ 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे 0.04 है, मैंने 0.4 लिख दिया, वही मैं कहूँ कि वही गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 0.04 है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर आपके 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे कि नहीं। तो जैसे ही 2 जीरो ऊपर आएंगे तो आप इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कितना आ गया 1000। भाई यही हमारा आंसर है। आपको कि भैया 1000 तो ऑप्शन में है नहीं, भाई पूछा है स्थानीय मान का कितना गुना है, तो हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, तो 1000 को क्या मैं 10 की पावर 3 नहीं लिख सकता हूँ। 1000 किसका क्यूब होता है, ये 10 की पावर 3 का ही क्यूब तो होता है, तो बस 10 की पावर 3 ही दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, चलिएगा बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल। अब यहाँ से दोस्तों हमारी टाइप नंबर सेकंड आती है।
तो भाई अब आपके सामने आ गया 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई इसमें तो शर्माने की कोई बात ही नहीं है, अब तो आंसर कर ही सकते हो आप लोग, क्योंकि मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है। मैंने अभी बताया 11 का डिविजिबिलिटी रूल, लगा दो आंसर आ जाएगा। भाई मैंने आपको देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, तो मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताया था कि संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, या तो वो 11 से दोस्तों क्या हो, 11 का मल्टीपल हो, जैसे कि 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौको 44, यानी कि वो 11 से दोस्तों कैसी होनी चाहिए, विभाज्य। भाई यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो 3 ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि एक ऑप्शन है जो कि आपका 11 से विभाज्य है। आपको यदि इसकी यूनिट डिजिट सॉरी इसका यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, एक एक ऑप्शन उठा के 11 से भाग दोगे, है ना। तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको। यदि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो भाई आपको सेकंडों में आंसर आएगा। तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो दोस्तों 11 का मल्टीपल हो, है ना। यही तो कहता है कि भाई इनके इवन और सम। इसका दोस्तों मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि 11 का दोस्तों इवन और ऑड, इवन और दोस्तों ऑड कैसा होना चाहिए दोस्तों, इवन और ऑड का सम, इवन और ऑड का दोस्तों जो सम है वो या तो 0 हो, या तो दोस्तों 11 हो। इवन और ऑड का दोस्तों क्या बताया था, सम या तो 0 हो, या दोस्तों इनका योग सम 11 हो, या 11 का मल्टीपल है, तो वो दोस्तों वो 11 से विभाजित होगी। यही तो मैंने आपको बताया था। तो भाई देखो अब ये जैसे आपका ये 91 64, इसको आप चेक करोगे तो 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 6 15, तो यानी कि 15 ये हो गया हमारा, और 4 और 1 5, तो ये भाई 15 5 का डिफरेंस कितना आया, 10। क्या ये 10 11 से 11 से डिवाइड होगा, भाई नहीं होगा डिजिबल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब भाई दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, जैसे आपका 6 5 8 9 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 6 कितना हो जाएगा हमारा 14, और 9 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये भी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 14। तो भाई देखो 14 और 14 आ गया, तो जी 14 और 14 का अंतर कितना आया भाई, अंतर आ गया 0। तो भाई यही तो पूछा था कि यदि इनका अंतर 0 हो, यानी कि इनका सम या तो 0 हो या 11 हो, तो भाई 0 आ गया तो वो 11 से विभाजित होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला ही विकल्प हमारा एकदम सही है। भाई बाकी का ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ही बताना है भाई, आ गया आंसर। बाकी यदि आप इसे चेक करना चाहो तो भाई की कर सकते हो। जैसे आपका 48 57 है, तो इसको करोगे तो 5 4 9 और 8 5 और 8 7 15, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9, और 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 15। तो भाई 9 और 15 का डिफरेंस कितना का आएगा, 6 का। क्या 6 आपका 11 से डिविजिबल होगा, नहीं ना, तो हमें तो 0 और 11 ही लाना है। यहाँ पे 6 आ रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, बाकी का तो आपको ऑप्शन चेक कर ही लिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। डिविजिबिलिटी रूल याद रखो भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम और विषम का सम, यानी कि सम और विषम इनका दोस्तों, यानी कि इवन ऑड का सम कैसा हो, 0 या 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो, तो वो 11 से डिविजिबल होगी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। भाई अगला बताना है कि कौन सी संख्या हमारी जो है 9 से विभाज्य नहीं है। भाई या तो सीधे 9 से भाग करके देख लो, या तो डायरेक्टली आप 9 का कौन सा लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल आपको लगा देना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो मैंने आपको बताया था भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। हमसे बोला है कि कौन सा विभाज्य नहीं है। पहले तो ये भी पढ़ो कि क्वेश्चन आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आपको बहुत ही तसल्ली से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। भाई कुछ लोग पढ़ जानेंगे कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, वो तुरंत विभाज्य वाली को क्लिक कर देंगे भाई, लेकिन बोला क्या है कि विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है, तो दोस्तों 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। भाई अंकों का योग कैसा कह रहा है कि 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे आपका 6 3 9 और 9 5 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 14 और 8। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसका सम, इसका जो 9 का जो सम है ना भाई, 9 में यानी इसका जो सम है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से वो विभाजित होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। तो भाई इनके अंकों का योग निकालो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन चेक किया भाई, 6 3 9 9 5 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 14 और 8 यानी ये हो गया आपका 22। क्या हम 22 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं भाई, 9 से तो ये विभाज्य है नहीं, तो यानी कि ये दोस्तों हमारा विभाज्य नहीं होगा। तो हमसे बोला क्या कि कौन सा विभाज्य नहीं, तो इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई, क्योंकि ये विभाज्य हो ही नहीं रहा है। भाई इसका अंकों का योग करो भाई, 6 3 9 और 9 5 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22। तो 22 तो 9 से बाहर जा नहीं रहा है, जब नहीं जा रहा है तो विभाज्य होगा ही नहीं। बाकी आप दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 10 8 18, 18 और 9, 18 9 कितना हो जाएगा 27, और 27 को जैसे ही आप दोस्तों 9 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 9 3 27। इसमें देखो पूरी तरीके से विभाज्य हो गया, यानी कि ये तो भाई 9 से विभाज्य है, लेकिन हमसे बोला है विभाज्य नहीं है, तो ये तो वाली है। इसको चेक करोगे तो 8 1 9 9 4 13, और 13
और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 भी देखो 9 से विभाज्य हो गया, 9 दूनी 18। इसको भी आप कर सकते हो 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27, तो ये भी हमारा हो जाएगा 27/9, 9 से काटेंगे तो 9 3 27, यानी कि बाकी के सभी आपके 9 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये 36 58 ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये विभाज्य नहीं है। तो बस पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। भैया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है, कह रहा है कि जो 4 से विभाज्य है। भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो भाई तुरंत। तो भाई देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भाई बहुत ही सिंपल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो भाई सिंपल है ना, कर सकते हो भाई आप लोग। भाई अंतिम 2 अंक देख लो भाई, अंतिम 2 अंक देख लो भाई, जो कि आपके 4 से विभाजित होने चाहिए भाई। अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक हमारे कौन से हैं भाई, यहाँ पे देखो आपका 42 है, तो 4 से जाएगा क्या, 4 एकम 4 नहीं जाएगा तो गलत हो गया। 4 से 70 जाएगा, 4 एकम 4 ये भी नहीं जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो भाई ये भी नहीं जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो भाई 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनिया 3, 12 चौक 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल फाइनली राइट आंसर हो जाएगा 4348। ऑप्शन नंबर डी। भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। यानी कि यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर हैं, और मैं आपको सारे टाइप वाइज करा रहा हूं, जो कि मैंने अभी आपको जितना बेसिक बताया है, यदि आपने क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इतनी श्योरिटी है भाई। अब आ गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो भाई, यदि पता है। भाई पता क्या, मैंने अभी बताया, तो बस लगा दो तुरंत। आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, पूछा है भाई, विभाज्य नहीं है। अब ये क्वेश्चन को गलत मत करना, हमसे बोला है कि विभाज्य नहीं है। तो भाई चाहो तो आप 8 से डायरेक्टली भाग दे के देख लो भाई। 8 से यदि भाग देखोगे भाई, जैसे आपका 32 है, 32 आपका चला जाएगा भाई 8 से, बिल्कुल 8 चौको 32। 68 भी जाएगा क्या, 44 है, 96 है। भाई भाग देख के देखोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, भाई आपका ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं जाएगा। 8 से इसको भाई करोगे ना, तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 8 से 3 का देना, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। भाई अंतिम 3 अंक देखो भाई, 0 432 ये भी कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अंतिम 3 अंक देखना है, तो 968 से करेंगे तो ये भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 044 8 से डिवाइड होगा, बताओ क्या 044 हमारा 8 से डिवाइड होगा, भाई नहीं होगा। ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी को ही आपको टिक करना है। जैसे आपका अंतिम यहाँ पर था हमारा 0 32 आया था, तो ये तो 8 से चला जाएगा, 8 चौको 32। यहाँ पे 968 था, तो 968 भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 है ना। 896 यहाँ पे था हमारा, 896 भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, लेकिन ये 044 डिवाइड नहीं होगा। तो बस यही हमारे क्या है, विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। भाई 24 से विभाज्य, भाई 24 को, तो भाई 24 को आपको फैक्टर कर लेने, तो 24 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 8 × 3 हो जाएगा, यानी 8 × 24, तो 8 × 24, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो भाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम 3 8 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो भाई 940 को पकड़ो, क्या 8 से विभाजित होगा, भाई 8 से विभाजित होगा क्या 940, भाई देखो भाई, तो 8 एकम 8, एक बचेगा, तो 8 एकम 8, 8, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6। फिर यहाँ से भाग करेंगे तो ये तो भाई नहीं जा रहा है इसमें, तो 8 से भाई जा रहा है या नहीं जा रहा है, 8 का लगा दो, या फिर आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। भाई देखो 2940 को इसमें आपको 8 से डिवाइड करना, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा, 8 एकम 8, और एक बचेगा, तो 8 एकम 8, भाई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो भाई यहाँ से हमारा 8 से नहीं जा रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है। 856 में भाई देखो अंतिम 3 अंक में भाई 8 से देना है आपको, तो भाई क्या होगा, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, भाई ये तो आपका चला जाएगा, यानी कि ये तो आपका विभाजित है, तो ये भाई आपका जा सकता है, ठीक है। 458 को यदि आप चेक करोगे तो 8 से काटेंगे तो 8 5 40, भाई 58, ये भी नहीं कटेगा, गलत हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 60 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। मतलब 856, ये हमारा देखो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कह रहा है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो होता है। 24 को मैंने तोड़ दिया, 8 × 3 में, 8 3 24, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, तो 856 में मुझे 8 का भाग देना है, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कितना आ गया दोस्तों 107, यानी कि ये आपका कट सकता है। तो बस जो आपका विभाज्य, ये तो पूछा था कि कौन सा विभाज्य है 24 से, तो बस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाज्य है। भाई 5 से हमारी संख्या जो है ना, वो पूर्णतया विभाज्य है। तो भाई देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम अंक दोस्तों क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो। भाई मैंने आपको बताया ना कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है,
अंतिम अंक क्या होने चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो भाई इकाई अंक देख लो या अंतिम अंक, तो अंतिम अंक 0 कहाँ है, 5 कहाँ है? तो देखो 0 यहीं पर है, तो बस यही आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप समझ लो कैलकुलेशन में सबसे आगे जाओगे। तो भाई देखो 0 किस में है, इसी में है 77 60 में, इसमें यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे 3 है, नहीं हो सकता है। तो 0 या 0 हो या तो हमारा 5 हो, वही आंसर होगा। तो 0 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी के पास है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या ऐसी है जो कि दोस्तों 16 से विभाज्य नहीं है? तो भाई देखो 16 को आप तोड़ेंगे, तो 16 को किस में तोड़ेंगे? तो 16 आपका जाएगा 4 और 4 इंटू 4 में जाएगा। हमसे बोला है कि कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। भाई देखो जैसे 16 है तो कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं, तो 16 को हम क्या कर सकते हैं? 16 को आपको 4 चौको 16 और 8 से भी हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 4 से भी 4 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग जाएगा और 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। तो आपको जो डिविजिबिलिटी रूल सही लगे उसको ऑप्शन में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिंपल है, क्या है कि दोस्तों अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो क्या 168 अंतिम 3 अंक हैं, ये आपका 8 से डिवाइड होगा भाई, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये तो आपका डिवाइड हो जाएगा भाई, ये आपका डिवाइड हो जाएगा भाई, ठीक है। ये तो 100% एक डिवाइड हो जाएगा 8 से। अब ये थे आपका 0 16, तो ये भी 0 16, यदि आप इसको भी 8 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यदि आप चेक करो 776 को, क्या ये डिवाइड होगा? भाई इसको यदि आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 ने 72, 72 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, ये भी दोस्तों आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 826 को यदि आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8 और क्या 26, देखो 826 है ना, 826 को क्या आप 8 से डिवाइड कर पाओगे भाई? 8 एकम 8 और फिर 8 दूनी 16, भाई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। जब ये भाग नहीं जाएगा, जब ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमसे क्या बोला था कि कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। जब 8 से विभाज्य नहीं है तो 16 से भी विभाज्य नहीं होगा, सीधी सी बात है। जब ये 8 से विभाज्य नहीं हुआ तो 16 से कहाँ से विभाज्य हो जाएगा? तो 16 से भी विभाज्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 8 और 8 दूनी 16, 8 16 का ही तो गुणज है। तो बस तो ये हमारा 8 से भी डिवाइड, सॉरी 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखो बाकी आपके 8 के सारे डिविजिबिलिटी रूल हैं, लेकिन ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो ये 16 से भी डिविजिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। यदि संख्या, प्रश्न नंबर आपके सामने दिया गया 12, यदि संख्या 3 34 56 4 ए 11 से विभाज्य है, तो दोस्तों आपसे बोला है कि ए का मान क्या है दोस्तों। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन आपके 2024 की परीक्षा के आए हुए प्रश्न है। भाई देखो आपके सामने संख्या दे दी है इन्होंने, संख्या आपके सामने क्या लिखी है? संख्या लिखी है 3 4 5 6 और 4 और इसके बाद है आपका ए 6 4 ए। यहाँ से हमें दोस्तों ए की वैल्यू पता करनी है और इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करने के लिए बोला है 11 से। आपको इसको क्या करना है भाई? 11 से इसको डिवाइड करने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो भाई, सम और विषम वाला। भाई सम और विषम वाला आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगा देना है। भाई देखो 3 से 5, ठीक है, और 5 से दोस्तों कितना होगा? ये हमारा 4, 4 से ये हमारा 6 और 6 से दोस्तों हमारा ए, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 4 12। भाई देखो इनको प्लस करना होता है ना, तो भाई सम और विषम का योग कैसा होना चाहिए? 0 या 11। तो 5 3 8 और 8 और 4 कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों हमारा 12, 12 हो गया बराबर, ये ऊपर कितना हो गया भाई? 4 और 6 4 10, भाई 6 जुड़ेगा ना, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10 और प्लस का ये ए, तो ये कितना हो गया हमारा? 10 प्लस हो गया हमारा ए, 10 प्लस का ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें पता करनी है, तो भाई हमें लाना कितना है? हमें लाना है 12। आप एक चीज़ बताओ, मुझे लाना है 12 और बताओ मैं 10 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये 12 बन जाए। तो आप तुरंत कहोगे सर 10 तो ये है ही, इसमें आपको 2 और जोड़ना पड़ेगा। जब 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना हो गया? 12 प्लस 12, और ये 12 जो है यही दोस्त तुम्हारा क्या आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा मेरे दोस्त? 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? भाई 33 से विभाज्य नहीं है बोला है। भाई क्या बोला है? कि 33 से विभाज्य नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने तो मुझे 33 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि मैंने आपको 33 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है, लेकिन 11 का तो पढ़ाया है,
तो भाई 11 के ही तो मल्टीपल है ये, तो 11 के यदि मल्टीपल है तो किसका, ये 11 इंटू 3 का है। यानी कि इसमें आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते हो, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते हो, जो आपको सही लगे। तो आपको भी सर मेरे को तो ना 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सही लग रहा है भाई। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। भाई 21 56 है तो 2 1 3 और 5 3 8 6 14। भाई 14 क्या 3 से डिवाइड होगा? भाई ये 14 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता। यानी पहला ऑप्शन तो ये इससे विभाज्य नहीं होगा। और हमसे बोला क्या, विभाज्य नहीं है। तुम्हारा तो पहला ही आंसर मिल गया भाई, बाकी के भी एक बार चेक कर लो। भाई जैसे 21 45 तो 2 1 3 और 4 3 7 5 12, तो इसका दोस्तों योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 दोस्तों आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 1 3 और 3 3 6, तो ये आ गया 6, 6 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। 9 1 10, 10 1 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 15। यानी कि सभी आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है 2156 जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही आपका आंसर है, जो कि आपका ये विभाज्य नहीं है। बात समझ में आ गई? तो 2156 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? हो गया ना आंसर? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि 5 अंकीय संख्या 725x3, 9 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों हमें x की यहाँ पे क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई निकाल सकते हो भाई ना आप x की वैल्यू को। भाई संख्या पहले लिख लो भाई, संख्या हमारी 7 2 5 और x फिर आपका 3। इसको विभाज्य करने के लिए किससे बोला है, इसको बोला है कि इसको ना 9 से विभाज्य करना है आपको। डिवाइड किससे करना है, मुझे 9 से डिवाइड करना है। तो भाई 9 से डिवाइड करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, भाई डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। भाई डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे यहाँ पर दोस्तों, किसका, इसी का लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 7 और 2, भाई तो कट जाएगा, 9 से भाग देना है तो 7 कितना आपका 725 है। तो ये तो आपका कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 8 72। कितनी बार गया दोस्तों आपका, 8 बार जाएगा। तो 8 तो ये आपका है ही, और 5 2 7, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा, और 9 8 72 और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा हमारा एक्स, एक्स बचेगा, और डिवाइड कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। अब आप बताओ भाई 9 से मुझे डिवाइड करना है ना, और ये पूरी तरीके से विभाज्य हो जाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या रखोगे भाई, 8 को 9 बनाना है ना, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। तभी तो ये डिवाइड होके 9 से जब जाएगा तो एक बार जाएगा ना। तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, आपको सर एक बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, आपका एक आएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कम समझ में आया हो। भाई देखो आपको यहाँ पर लिखा है 7 2 5 x 3, यहाँ पे आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना था। तो 9 से विभाज्य करना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो भाई ये तो डिवाइड हो जाएगा 7 2 9, भाई 7 2 9 ये तो आपका कट गया, लेकिन यहाँ पे कितना बचा 5। भाई 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ये 8 और प्लस का x आ गया, तो 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। एक्स का मान 1 रखिए तो हो गया 9 डिवाइड बाई 9, कितनी बार गया, एक बार, आंसर आ गया 1। क्लियर? चलिए ऐसा ही अगला प्रश्न फिर से देते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए ये संख्या दी गई है, इसको 3 से पूरी तरीके से आपको विभाज्य करना है, ठीक है ना। इसको 3 से बोला है, तो भाई इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे संख्या लिख लेंगे दोस्तों, कितनी है, 6 3 8, इसके बाद है आपका ए, फिर है आपका 4 3 5। इसको हमें डिवाइड किससे करने के लिए बोला है, इसको बोला है कि आपको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग भाई 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो भाई देखो 3 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, है ना। और यहाँ से ये हमारा 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ से ये कटेगा 3 एकम 3, एक बचेगा, 13 हो जाएगा। तो 3 चौको 12, फिर एक बचेगा, तो 3 बचे 15, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, 8 बचा और ए बचा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस का ए, 8 प्लस का ए, ठीक है ना। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, ये आपका ए बना है, यहाँ पर कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो भाई आप बताओ यहाँ पर मैं ए का मान क्या रख दूँ जिससे ये 3 कट जाए, ए का मान क्या रख दूँ भाई, सोच के बताओ। ऑप्शन आपके सामने, चाहो तो ऑप्शन भी रख लो भाई। 8 8 16, 8 3 11 हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं, एक रख दोगे तो ये कट जाएगा। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 में जैसे ही आप डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 3 9 आ जाएगा। तो कितनी बार कटा भाई, एक बार। 8 1 9 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 9 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 1 9, और ये आपका 3। तो आपने देखा कि ये हमारा 3 से कट गया। तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा, तो आपको सर मैंने 1 जोड़ा। तो 1 जोड़ा, तो एक किस में जोड़ा, ए में। तो ए का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो ए का ही मान दोस्तों यहाँ पर 1 निकल के आ गया। तो हमारा 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं, एक बार क्लियर कर दो सभी लोग। 8 1 कितना हो गया 9,
9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार आपका कट गया, तो ए का मान क्या रखा, 1 रखा, तभी तो ये डिवाइड हुआ इससे, तो ए का मान आ गया 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 88 से विभाज्य है। भाई है बोला है ना, 88 से विभाज्य है, ये हमसे पूछा है। तो ये तो भाई सिंपल हो गया भाई। 88 का आपको क्वेश्चन, मुझे अब डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है। यदि आपको 88 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, लेकिन आपको 11 का तो पता है, 11 का पता है तो आपको 8 का भी पता होगा भाई। 11 अट्ठे 88। तो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम विषम का योग कैसा होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना। तो बस इसको करते हैं सॉल्व। तो भाई इसका पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई। जैसे आपका ये कितना हो गया, 2 से 7, और 7 से आपका 4, और 4 से आपका कितना हो गया 8। भाई इसको जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, 9 4 13, 13 8 कितना हो गया आपका 21। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, और 13 और 0 यानी कि आपका कितना आएगा 13 आएगा। तो 21 माइनस का 13, तो भाई इनके बीच का अंतर कितना आया भाई 13, और यानी 13 8 21, यानी 13 और 8 21, तो अंतर कितना आया 8। तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। अंतर क्या आना चाहिए, अंतर दोस्तों 0 या 11 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कितना होना चाहिए 0 या 11। तो ये तो 8 आया है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, जब ये ऑप्शन होगा नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये कितना हमारा 2 है, और 2 के बाद 7, और 7 के बाद आपका 4, और 4 से फिर आपका 0। तो 7 2 9, और 9 4 कितना हो गया आपका दोस्तों 13 हो गया। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना हो गया 13, और 13 से यहाँ पर 0, तो यानी कितना आ गया 13। और 13 और 13 का डिफरेंस कितना भी आपको सर 0 है। तो बस तो यही कहता है 11 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल, या तो उसका सम और विषम कैसा होना चाहिए, 0 या 11 हो। तो जब 0 आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आंसर मिल गया है तो बाकी के ऑप्शन को चेक करने में आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दैट्स ऑल। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। 17 भी आपका दिया, इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा। भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो कितना आसान है भाई, अंकों का योग देख लो भाई, 9 करके आंसर आ जाना चाहिए। इस बार भैया क्या बोला, ए के सभी मानों का योग पूछा है, ए के सभी मानों का योग, ए के सभी मानों का योग बोला है आपसे। ठीक है। संख्या आपके यहाँ पर दी गई क्या है, 48 है, 51 है, और फिर आपका ए है, फिर आपका 5 है, फिर 3 है, और इसके बाद आपका बी है। इसको बोला है कि ये आपका 9 से विभाज्य है। तो बी एक सम संख्या है। देखो बी इन्होंने हमें बोला है कि जो बी है ना, बी वो एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। यदि बी एक सम संख्या है, बी इन्होंने बोला है कि बी एक सम संख्या, तो सम संख्या कुछ भी हो सकती है, सम संख्या कुछ भी हो सकती है। अब हमें नहीं पता क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, या 0 भी हो सकती है। सम संख्या हमारी 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। मतलब ये आपकी श्योर नहीं है कितनी हो सकती है। इसको थोड़ा सा सस्पेंस में लेके चलेंगे। अब बाकी आप यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल योग देख लो, 8 4 12, 12 5 17, और 17 1 18। ये तो आपका कट जाएगा, 4 8 5 1 कट जाएगा ना। इसका योग करो, 8 4 12, 12 5 17, और 17 1 18, तो 9 दूनी 18। ये तो आपका कट गया भाई, ये तो आपका 8 से कट गया। अब यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचा 5 और 3। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 8 प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचा है दोस्तों, बी बचा है और ए बचा है। तो यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस का बी, और प्लस में हमारा क्या बचा है ए। ठीक है। 8 प्लस बी प्लस का ए, और डिवाइड तो हमें किससे करना है, 9 से करना है। इतना तो आपको भली बात पता है। अब आप देखो यहाँ पे आपको ऐसा मान सोचना है कि यहाँ पर मैं बी का मान क्या रख दूँ और ए का मान क्या रख दूँ, क्योंकि ए के सभी मानों का योग पूछा है, जिससे कि दोस्तों ये आपका 9 से डिवाइड हो जाए। भाई ये आपको सोच समझ के रखना है। भाई देखो अब ये ऑप्शन सोचो, 8 है। अब यहाँ पर मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए आपको कि 0 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। यदि आप बी के स्थान पर 2 रख के देखोगे तो 8 2 10 हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है। और यहाँ पर ए का मान आप यदि कुछ भी मान लो, तो जैसे आपने यहाँ पर रखा ए का मान, ए का योग, यदि आपने इसको 6 रखा, 2 रखा, तो ए को आपने कितना रख दिया दोस्तों, यहाँ पे भी आप कुछ भी मान के रख लो। आप ए का मान आप कुछ भी रख लो, तो भी आप इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 8 18। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बी का मान 2 आ रहा है, तो 2 से तो ये हमारा जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो ये हट जाएगा हमारा। ठीक है। तो 2 तो आएगा नहीं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा भाई कैसे। अब यहाँ पे आपको या तो बी का मान मैं 0 रख दूँ, या 2 रख दूँ, या 4 या 6 या 8 कुछ भी रख दूँ। ठीक है। यदि मैं बी का मान 0 रखता हूँ, यदि मैं बी का मान यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, तो ये कितना हो रहा है हमारा 8 2 10, 10 हो रहा है। और ए में मैं क्या जोड़ दूँ जो कि ये 9 से कट जाए, तो 10 है, तो इसमें मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 8 18, यानी कि कितना हो गया
कितना हो जाएगा आपको सर यहाँ पे मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा ए के मान में। तो ए का पहला योग तो हमारा ये 8 आ गया। 8 आ गया क्यों? यदि मैं 2 रखूँगा तो 8 2 10 और 10 8 18 और 9 दूनी 18 ये कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 रख लिया। अब यदि मैं 2 के स्थान पर इसको 4 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 8 4 12 और 9 से डिवाइड करने के लिए मुझे इसमें कितना और प्लस करना पड़ेगा? तो 12 तो आपका हो गया, तो 12 और 6 18, यानी कि मुझे 6 इसमें और जोड़ना पड़ेगा तभी तो कटेगा। 9 दूनी 18, यानी इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद 4 भी रख के देख लिया। अब इसके बाद हम यदि इसमें आप 0 भी रख दोगे ना, 0 रखोगे तो ए में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 1 9, तो 9 एकम 9 कट जाएगा, तो मुझे 1 भी इसमें जोड़ना पड़ सकता है। यदि आप इसमें 0 रखना चाहो, यदि बी के स्थान पर यदि आप 2 रख दोगे तो 8 2 10 हो जाएगा। जब ये 8 2 10 हो जाएगा तो इसको मुझे 9 से डिवाइड करने के लिए 10 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 दूनी 18, यानी कि 8 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये तो आपका 2 वाला हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब भाई 8 रख के देख लो इसमें, 8 रख के देखेंगे तो 8 8 16, 16 9 से जाएगा नहीं, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? फिर इसमें मुझे 2 भी रखना पड़ेगा। तो अभी तो 16 2 18 करके 9 दूनी 18 कटेगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 8 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। अब मुझे कौन सा रखना पड़ेगा? 6 रख के देख लेता हूँ भाई इसमें। अब यदि मैं इसमें 6 रख दूँ, यदि मैं इसमें 6 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 14। अब मुझे 14 को 9 से डिवाइड करने के लिए मुझे 14 में कितना प्लस करना पड़ेगा? तो आपको सर मुझे इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो 14 4 कितना हो जाएगा? 18। 18 से जब डिवाइड करोगे 9 से तो 9 दूनी 18, ये भी कट जाएगा। तो कितने हमारे पेयर बने? 8 6 1 4 2। तो इसका हमसे ए के ये हमारे सभी मान आ गए, ये सभी ए के मान आए हैं, यानी कि मुझे ए के स्थान पर इतना सब कुछ रखना पड़ेगा इनके अलावा। तो भाई इनका आपको योग पूछा है तो इनको जोड़ दो, जो भी योग होगा आंसर आ जाएगा। 8 6 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 4 कितना आएगा दोस्तों? 21 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आएगा? 21 आएगा भाई। ठीक है, कम समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, बाकी कमेंट करके पूछ लेना। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी संख्या लिख दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों में क्या बात पूछा है कि यह 11 से विभाज्य है और 11 माइनस पी का क्या मान होगा, जहाँ पर पी जो है वो बड़ा है किससे? 0 से। ठीक है, तो भाई इसको हमें पी और क्यू की सबसे पहले तो आपको वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एग्जामिनर ने थोड़ा सा मॉडरेट किया है, लेकिन आपको समझना है। भाई देखो, इसमें सबसे पहले तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो भाई, हमारा सम और विषम वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 से 2 और 2 से 2 और 2 से क्यू। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 2 9, यानी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इसके बाद ऊपर जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 15 पी, यानी कितना हो जाएगा? 9 प्लस हमारा ये हो जाएगा क्यू बराबर, ये हो जाएगा हमारा 15 और प्लस का कितना आ जाएगा? हमारा पी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू निकालनी और दोस्तों हमको पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? देखो, अब यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। कैसे? यदि मैं यहाँ पर पी का मान यदि मैं 0 रख दूँ, पी का मान यदि मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 15 ही मिला। और यहाँ पर मुझे कितना लाना पड़ेगा? कितना लाना पड़ेगा भाई? 15 बनाने के लिए तो आपको सर यहाँ पर मुझे इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये 15 होगा। जब ये 15 तो ये भी मुझे 15 लाना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला है कि 0 से तो बड़ा है, 0 तो यहाँ पर रखना ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर 0 वाली जो वैल्यू ये तो आपकी आएगी ही नहीं। इसने साफ साफ मना कर रखा है कि भाई 0 तो लाना ही नहीं है आपको। जब यहाँ पर मुझे 0 नहीं लाना है तो 0 तो आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो 0 तो आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो जब 0 पॉसिबल है नहीं तो इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसको हटा दो तुरंत, जब पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। अब पी का मान देखो 0 रख के देख लिया, अब 1 रखेंगे। यदि मैं पी का मान 1 रखते हैं तो ये कितना होता है हमारा? 15 1 16। अब इसको 16 कैसे बनाएंगे? तो 9 इसमें मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? 7 प्लस करना पड़ेगा, तो 9 7 16। एक वैल्यू तो ये तो हमारी पॉसिबल हो गई। अब दूसरी वैल्यू क्या हमारी पॉसिबल हो सकती है भाई? रख के देखते हैं भाई। यदि मैं 15 यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ तो कितना हो रहा है? पी का मान 15 और 2 17। यदि ये 17 हो रहा है तो मुझे यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा? तो 9 और 8 यानी कि 17, मुझे 8 यहाँ पर रखना पड़ेगा क्यू की तरफ, क्यू की वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी। और ये हमारी दूसरी वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू यदि मैं इसको रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 15 3 18, और 18 को 9 को बनाने के लिए इसमें मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? कितना प्लस करना पड़ेगा? तो आपको सर यहाँ पे मुझे 9 प्लस करना पड़ेगा। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18, और 15 3 18। यानी कि दोस्तों ये जो 3 वैल्यू जो ऐसी हैं जो दोस्तों ये आपकी पॉसिबल हैं इसमें दोस्तों रखने पर। ठीक है,
अब देखो हमारी, यदि मैं यहाँ पे 11 माइनस 1 करूँगा तो हमारा आंसर 10 भी आ सकता था, लेकिन 10 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे और भी तो वैल्यू हमारी पॉसिबल है। यदि मैं 11 माइनस का 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा 9 आता है, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है। यदि मैं 11 माइनस का 3, तो यहाँ पर मैं पी की जो वैल्यू रखूँगा वो 3 रखूँगा। यदि मैं से 11 माइनस का पी का मान कितना आ गया, तो ये पी का मान हमारा 3 है, तो 11 माइनस का 3 कर दोगे तो कितना आएगा, 8। और ये 8 ही दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, देखो जीरो तो आएगा नहीं, और जीरो आएगा नहीं इसलिए इसने पहले ही मना कर रखा था, क्योंकि पी से जीरो से आपका वो बड़ा ही होगा, लेकिन पी के स्थान पर आपको जीरो नहीं रखना है। तो जीरो नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 आया, 1 की भी पॉसिबिलिटी है, 2 की भी है, और लास्ट हमारी 3 की है। तो 3 से इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या, भाई 6 अंकों की संख्या यदि यहाँ पे लिख लेते हैं, संख्या आपकी दी गई है दोस्तों 4x573y। कह रहा है कि ये दोस्तों आपका 72 से विभाज्य है, तो आपको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 72 से यदि विभाज्य है तो 72 के दोस्तों आप किस में जाएगा, तो ये 9 इंटू 8 में जाएगा। 9 अट्ठे 72, तो भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो आप लोग। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे तो भाई कट जाएगा आपका, जो जो कट जाएगा, तो 9 से कटेगा 5 4 9 कट जाएगा, तो 3 से ये भी कट जाएगा 3। और यदि मैं y के स्थान पर आप कोई भी वैल्यू मान लो, थोड़ी देर के लिए कोई भी वैल्यू मान के रख लो, 3 है, तो यदि मैं यहाँ पर कितना रख दूंगा, y के स्थान पर यदि मैं 6 रख दूँ तो ये 9 से कट जाएगा, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, 7 बचा और x बचा। ये वैल्यू आपको खुद माइंड से कैलकुलेशन करनी पड़ती है भाई। अब जैसे यहाँ पे 3 आया तो भाई मैं y के स्थान पर क्या रख दूँ जो 9 से डिवाइड हो जाता है, आपको 6, तो 9 चौको 36 कट गया। अब यहाँ पर मेरा क्या बचा, 7 बचा है, और क्या बचा, x बचा है। क्या बचा है मेरे दोस्त, यहाँ पर मेरा 7 बचा है और x बचा है। जब यहाँ पर आपका 7 बचा और x बचा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस का x, और 7 प्लस का x हो गया। ठीक है, अब बराबर, अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी रखनी पड़ेगी, जो कि मुझे 9 से डिवाइड कर सकूँ। तो मुझे x के स्थान पर यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 7 यानी कि 2। 7 2 9, तभी तो ये 9 से डिवाइड होगा। जब ये 9 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 एकम 9। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी, 2 रखी है, तभी तो ये आया है x की मान 2। अब x का मान आ गया आपका 2। अब मुझे यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पर मैंने कितना रखा था, 6। y का मान मैंने यहाँ पर कितना रखा था, 6। x का मान मैंने यहाँ पे कितना रखा, 2। तो यही पूछा इसका मान कितना, भाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 2। 6 प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बात समझ में आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं। तो आज के सेशन के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी के शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए प्रश्न कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या, ये आपको दी गई है, संख्या आपके सामने दी गई है। संख्या को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, 5y9740 5x और 2। ये बोल रहा है कि आपका 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है भाई, 72 से विभाज्य है। तो x के अधिकतम मान पर x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो भाई 72 का डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं, तो भाई 72 को हम तोड़ लेंगे। भाई 72 किस में जाएगा, भाई 9 और 8 के फॉर्मेट में जाएगा, यानी 9 इंटू 8 में चला जाएगा। यानी या तो आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल और इंटू 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई लगा दो भाई 9 का, तो भाई 9 से जो कटेगा उसको काट देंगे। भाई देखो 9 से आपका कटेगा क्या, 9 से तो आपका ये 9 कट गया, 9 एकम 9 और 5 4 9, 9 एकम 9। क्लियर? इसके बाद आपका कट जाएगा 7 और 2 9, यानी 9 एकम 9। अब ऊपर हमारा क्या बचा, 5 बचा है। ये जीरो तो है, तो जीरो कोई मतलब ही नहीं है, 5 है, x है और y है। यानी ऊपर हमारी जो संख्या बची है वो बच गई है 5 और प्लस का x और प्लस का दोस्तों y, ये हमारी संख्या बची है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको x और y के मान पता करने हैं। x का अधिकतम मान पर हमें x माइनस 2y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यदि जो यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है, जो कि आपके 9 से डिवाइड हो सके। ठीक है ना। यदि मैं देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो या 9 का, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा हो जाएगा अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक यदि आप देखो तो 5x2 आ रहा है हमारा। ठीक है, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो वही y की वैल्यू हमारे लिए सरल हो जाएगी। तो x की वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पर यदि मैं 5 रखता हूँ, भाई 5 रख के देखो तो कितना जाएगा, 9 पना 45, 9 छिक्का 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पना हो जाएगा आपका 45
और कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 102। ठीक है, तो 8 से कितना जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यदि मैं यहाँ पर x का मान 1 रख दूँ तो यहाँ पर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 512। 8 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 48 49 50 51, 3 बचेगा, 8 चौको 32। भाई देखो कट गया, यानी कि एक तो वैल्यू इसमें यह है कि आपको यहाँ पे मान x की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या रख सकते हैं, और भी कुछ आ जाएगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5 आ जाएगा। 5 के बाद यदि आप इसमें 8 1 रखेंगे तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 49 50 51, 3 बचेगा, 8 चौको 32। एक भी आ जाएगा दोस्तों, यदि आप इसको एक भी रखना चाहोगे ना तो एक से भी आ जाएगा, यानी 5 की वैल्यू हमारी 5 एक्स का मान 5 भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। और क्या आ सकता है दोस्तों, यदि मैं इसमें 9 रखूँगा तो कितना आएगा भाई, तो ये हो जाएगा 59, यानी 8 सत्ते 56 और 3 बचेगा, फिर से 32 हो जाएगा, 8 चौको 32। यानी कि दोस्तों एक्स का मान यहाँ पे हम 5 भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे आ गया भाई, 5 भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो हम ये पता कैसे करेंगे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी, 1 आएगी या 9 आएगी। ठीक है ना, फिर इसको हम जाएंगे बाई ऑप्शन पे। तो अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ से निकालनी है एक्स की वैल्यू। अब ये जो एक्स की वैल्यू आपको रखनी है, ये एक्स की वैल्यू, इसमें 3 टाइप की एक्स की वैल्यू पॉसिबल है, या तो 5 आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा। अब ये आपको तीनों मान को रख के ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जिससे हमारा ऑप्शन मिल जाए, वहाँ से आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा हो गया जानते हो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, टाइम टेकिंग क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना दिया है आपके लिए। तो भाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो। भाई एक्स का मान सबसे पहले यहाँ पे मैं 5 रखूँगा, तो यहाँ पे आपका कितना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 5 और प्लस एक्स की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 5। ठीक है, प्लस दोस्तों हमारा कितना आएगा, ये हो गया हमारा वाई बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 10, यानी कि 10 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों 8 का डिविजिबिलिटी रूल था हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस कर देंगे 8 बराबर हो जाएगा 10 प्लस करेंगे, सॉरी 10 और 8 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 18, और 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो यानी कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर y का मान मैंने क्या रखा है, यहाँ पर y का मान मैंने यहाँ पर क्या रखा, 8 माना है, ताकि ये 9 से कट सके। एक बार फिर से समझो, हो सकता है आपको यहाँ पे कम समझ में आया हो, फिर से समझो एक बार। यहाँ पर 5 5 10 आ गया प्लस, अब भाई y के स्थान पर मैं क्या रख दूँ जो ये 9 से डिवाइड हो जाए। y के स्थान पर आप कहोगे सर यहाँ पे यदि आप 8 रख दो तो ये हमारा 18 हो जाएगा, यानी कि y के स्थान पर मैंने कितना मान रखा है, तो आप कहोगे सर 8 रखा है, तो ये हो गया हमारा 18। और 18 से जब इसमें मैं 9 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि डिवाइड हो गया। तो यानी यहाँ पे आपने क्या रखा दोस्तों, y बराबर आपका मान यहाँ पे रखा 8, यानी कि x का मान 5 रखते हैं तो वहाँ पे मुझे y की वैल्यू 8 मिल जाती है। ये बात समझ में आई, यहाँ से मुझे y की वैल्यू 8 कब मिलती है, जब मैंने यहाँ पर x का मान 5 रखा। अब यहाँ पर एक मान रख के देखो भाई, अब यदि मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो यदि ये हो जाएगा 5 और x की जगह मैंने रख दिया 1, ये कितना हो जाएगा 5 1 6, यानी कि 6y। अब यहाँ पर 6 है प्लस y, तो y का मान मैं यहाँ पर कितना रख दूँ जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो भाई आपको सर 3 जोड़ दो इसमें, 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 से जैसे ही आप 9 करोगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो यानी कि y का मान मैंने यहाँ पर कितना रखा दोस्तों, 3 रखा है। जब मैंने दोस्तों यहाँ पर y का मान 3 रखा है तो तब जाके मैंने यहाँ पर x का मान कितना रखा था, 1, यानी एक वैल्यू रखने पर मुझे यहाँ पर 3 मिलता है। यहाँ पे मैं जब 5 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू 8 मिलती है। अभी भी दोस्तों यहाँ पर मुझे 9 रख कर चेक करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर कितना रख दूँ, 9 रख दूँ। अब 9 रख के देख लो x के स्थान पर, यदि यहाँ पर आपका 5 है प्लस x की जगह मैंने कितना रख दिया भाई, 9 रख दिया, यही आपकी x की लाइन आ रही है, 9 रख दिया प्लस, तो ये हो गया हमारा 22, तो 9 और 5 हो गया 14 प्लस। अब आपसे मैं बोलूँ कि भाई 14 में मैं y के स्थान पर ऐसी क्या संख्या जोड़ दूँ जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो भाई 14 4 कितना हो जाएगा, 18। तो आपको सर यदि मैं y के स्थान पर 4 रख दूँ तो ये हो जाएगा 18, और 18 दोस्तों हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y का मान मैंने यहाँ पर कितना रखा, 4 रखा है। तो y का मान 4 रखना कब रख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 9 रख रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ये तो सर क्वेश्चन तो काफ़ी टफ हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। भाई कैलकुलेटिव तो बिल्कुल हो गया है। अब लेकिन आपको जो ये मैंने चीज़ें समझाई है ना, इसको आप ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ना आप सभी लोग 2 से 3 बार लगाना मेरे दोस्त, 1 2 बार देख लो, समझ लो, फिर इसको बिना देखे लगाओ, फिर देखो ये क्वेश्चन करने में कितना मज़ा आता है आपको।
तो देखो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। कैसे भाई, आपको एक तरफ x की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी, और वहाँ से आपको आंसर देखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहले, अब देखो आपके सामने 3 डिजिट बन के आ गई, 1 2 और 3। अब इन तीनों डिजिटों को चेक करना है ऑप्शन में रखकर। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 5, तो x माइनस 2y में दोस्तों इसका मान रखेंगे हम। x माइनस 2y में इसका मान हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका मान चेक करता हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं कितना रखूँगा दोस्तों, 5 माइनस का y की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 और दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो भाई 5 माइनस का 16 हो गया। ठीक है, तो 5 और 16 के बीच का अंतर कितना आ रहा है भाई, 9 आ रहा है। भाई अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो भाई ये तो सॉरी 16 और 5 है ना, तो 16 और 5 के बीच का अंतर 9 कहाँ आ रहा है भाई, 11 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 11 आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 11 ऑप्शन में है नहीं। भाई अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो अंतर 11 है क्या भाई, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। अब जब पहला गलत हो गया तो मैं जब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। अब भाई दूसरा ऑप्शन चेक करके देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 1 है, तो 1 रख देंगे, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 है और 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो इनका अंतर कितना आएगा, 5। क्या ऑप्शन में 5 है भाई, ऑप्शन में 5 नहीं है, तो ऑप्शन में 5 नहीं है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो भाई अब तीसरा ऑप्शन भी हम तीसरे पॉइंट को चेक करेंगे। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है, यदि मैं x का मान 9 रख दूँ, यदि मैं x के स्थान पर 9 रख दूँ माइनस, और 2 तो है ही आपका, और y के स्थान पर मैं 4 रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 8। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 माइनस 8 बराबर आ जाएगा 1। क्या ऑप्शन में 1 है, आप कहोगे जी भाई बिल्कुल 1 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमारा थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा भाई, देखो मैंने y का मान जब 5 और 8 रख रहा हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, यदि ऑप्शन होता तो हमारा वो आंसर होता, जब ऑप्शन है ही नहीं तो आंसर कैसे होगा भाई। देखो उसी स्थान पर मैंने 1 और 3 रखा, x और y का मान, तो भी नहीं आया। जैसे ही मैंने 9 और 4 रखा तो आंसर आ गया भाई कितना, आपका आ गया 1। अंतर कितना आ गया, x का मान रखा 9, y का मान रखा मैंने 4, तो 4 दूनी 8, 9 माइनस 8 बराबर कितना आ गया, 1। तो लो भाई हो गया आंसर। लेकिन कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन करने में आया काफ़ी मज़ा, काफ़ी इजी कैलकुलेशन थी, बट थोड़ा सा समय ज़रूर लगा। चलिएगा भाई, आज का सेशन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आप लोगों की दोस्तों जो है मनसा पूरी कर दी गई है भाई, मैथ एसएससी जीडी 2026 की स्टार्ट कर दी गई। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई सपोर्ट करना पड़ेगा भाई आप लोगों को, जो प्यार आपने 2025 में दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ही दोस्तों इस बार भी दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि एसएससी जीडी की बुक कंप्लीट करते करते आपको दोस्तों इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को 50 के तक लेके जाना है। आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 30 के तो कंप्लीट हो गए, लेकिन 20 के करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप लोगों ने चाहा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा 50 के फैमिली बनाने के लिए। तो चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास के लिए दिया। और आप लोगों को अगली वीडियो जल्द ही आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। और आप लोग हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलेगा, इसका पीडीएफ, हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आप लोग मांगते हैं ना, तो उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। जो जो पढ़ाएंगे, जिसका मैथ का और रीजनिंग का, इसी की बोर्ड पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जीके की हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका मैंने ऑलरेडी बुक पीडीएफ दे रखा है। तो मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है, तो उसका बोर्ड पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दिया करूँगा। तो जैसे आपने अभी बोर्ड पीडीएफ जो आप देख रहे हो, ये सारी पीडीएफ्स आपकी साइड में नज़र आ रही होंगी। ये सारी पीडीएफ आपको मैं बना के टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आपको इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद। क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि पहली वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो में हो सकता है मैंने आप लोगों को ना ज़्यादा समझा पाया हो। यदि आपने आपको अच्छे से समझा दिया तो ये भी बताना, ठीक है, और जो भी सजेशन हो वो भी बताना। पहली क्लास थी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।